कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आता है उसमें मानचित्र के नाम से भी एक प्रश्न आता है। 7 नंबर का ये प्रश्न होता है। इसमें से 4 नंबर जो हैं वो भूगोल वाले पोर्शन के होते हैं और जो 3 नंबर हैं वो इतिहास वाले पोर्शन के होते हैं। तो भूगोल के लगभग सभी नक्शे हम अपने पहले वीडियो में करा चुके हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से जो 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनका अभी सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो उस मानचित्र को भी अच्छी प्रकार से, उस वीडियो को भी अच्छी प्रकार से देख ले। आज हम जो मानचित्र वाला काम कर रहे हैं वो इतिहास से है। 10वीं कक्षा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा अब की बार से इतिहास की एक नई पुस्तक लगाई गई है। तो इस पुस्तक में क्या आएगा ये तो हम पक्का नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुस्तक में जो अध्याय हैं उन अध्यायों के आधार पर जो भी मानचित्र बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में जोड़े हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो 3 नंबर आसानी से ले सके। इस 7 के 7 नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं, लेकिन जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की और इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की। पहला जो हमारे सामने मानचित्र है उसमें मानचित्र में दिखाने हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार। पूछा जा सकता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक था। तो वास्तव में सरस्वती सिंधु सभ्यता जो थी वो 2 नदियों के बीच में फैली हुई थी। तो अगर मानचित्र पर आप भारत के मानचित्र पर दोनों नदियों को आसानी से दिखा सकें, क्योंकि ये 9वीं क्लास में सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है और इसमें कुछ भाग इसका भारत में से बहता हुआ पाकिस्तान में से ज्यादातर नदी बहती है और जाके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है, तो उसको आप दिखा सकते हैं। हरियाणा में से किसी जमाने में ये गुजरती थी और राजस्थान से निकलकर पाकिस्तान से होती हुई ये भी जाकर अरब सागर में जाकर गिर जाती थी। तो इन दोनों नदियों के बीच में ये जो सभ्यता थी जिसको हम सरस्वती सिंधु सभ्यता कहते हैं वो फैली हुई थी। तो आप इसको इतने में दिखा सकते हैं, दोनों नदियों के बीच में, और कुछ भाग इसका आप गुजरात में भी दिखा सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी जा सकता है, क्योंकि वहीं पर इसके जो है वो पूरा स्थल मिले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है भाग है आप सरस्वती सिंधु सभ्यता के लिए दिखा सकते हैं। अगले मानचित्र पर अगर हम जाएं तो अगला मानचित्र जो है वो सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल की कहां पर सरस्वती सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं उसके बारे में है। तो 3 ही ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इतिहास में 3 नंबर का ही मानचित्र आता है। तो अगर हम बात करें 1 नंबर पर, अगर आलमगीर पूछे वो कि आलमगीर कहाँ है, तो आलमगीर जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखाया जा सकता है। 1 नंबर पर ये दिखा रखा है। 2 पर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, तो 2 नंबर पर ये पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा पाकिस्तान है। तो मोहनजोदड़ो को आप पाकिस्तान में यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसी प्रकार 3 नंबर पर मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ जो है वो भी पाकिस्तान में है, यहां पर आप इसको दिखा सकते हैं। 3 नंबर पर ये भी पाकिस्तान में है। 4 नंबर पर लोथल में भी सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो लोथल जो था वो गुजरात में है, बिल्कुल बंदरगाह भी मिली है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर दिखाया जा सकता है लोथल। इसी प्रकार कालीबंगा है। कालीबंगा जो जगह है वो राजस्थान में है। 5 नंबर पर ये आप दिखा सकते हैं। कालीबंगा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियां मिली है, तो इसलिए उनको कालीबंगा नाम दिया गया है। तो यहाँ राजस्थान में इस जगह पर आप इसको दिखा सकते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल को। इसी प्रकार 6 नंबर पर है हड़प्पा, क्योंकि इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा जो है सबसे पहले यहाँ पर खुदाई की गई थी, तो ये हड़प्पा जो है वो 6 नंबर पर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में है ये भी। इसी प्रकार 7 नंबर पर है राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में जगह मिली है। 7 नंबर पर यहाँ आप इसको दिखा सकते हैं, राखी गढ़ी। इसी प्रकार 8 नंबर पर है बनावली भी जो है वो हरियाणा में ही जगह है, जहां पर सिंधु घाटी या सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये भी आप हरियाणा में दिखा सकते हैं।
और नेक्स्ट 9 नंबर पर है धोलावीरा। धोलावीरा जो जगह है वो गुजरात में है, तो गुजरात में उस स्थान को दिखाया जा सकता है। इसी प्रकार एक जो जगह है जहां सरस्वती सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मांडा। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में दिखाई जा सकती है यहाँ पर। तो ये पिछले वाले भाग में हमने इसलिए आपको पिछला नक्शा दिखाया था ताकि पूरे विस्तार को आप उसको समझ सके। तो बहुत सारे पूरा स्थल मिले हैं, तो उसमें से 3 आ सकते हैं, तो 10 हमने आपको बता दिए हैं। आमतौर पर इन्हीं में से ही अगर आता है ये नक्शा मानचित्र तो आप इसमें से इसको कर सकते हैं। इसके बाद एक और नक्शा आ सकता है और वो है विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पाठ है आपके पास। दूसरे नंबर पर पाठ नंबर जो 2 है आपका, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो विश्व की ज्यादातर सभ्यताएं उसमें हमने की है। तो विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में वो पूछा जा सकता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता को पूछ सकता है विश्व के नक्शे में। तो आप विश्व के नक्शे में अगर आप दिखाएं तो कुछ भाग उसका भारत में और कुछ भाग आप उसका पाकिस्तान में दिखा सकते हैं। इसी प्रकार चीन की सभ्यता जो है कहाँ आपने दिखानी है, ये ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर चीन की सभ्यता आप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार ये जो सभ्यता थी यहाँ पर, ये मेसोपोटामिया, ये वाली जगह जो है जिसको आज जहां पर आज ईरान है, वहां पर किसी जमाने में, तो ये यहाँ पर आप इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता को दिखा सकते हैं। इसी प्रकार जो आजकल जिसको ग्रीस कहते हैं, तो किसी जमाने में वहां पर यूनान की सभ्यता होती है, तो यहाँ पर आप यूनान की सभ्यता को दिखा सकते हैं। रोम की सभ्यता, रोम जो है वर्तमान समय में इटली की राजधानी है, लेकिन किसी जमाने में ये पूरा का पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था जिसको हम रोमन साम्राज्य कहते हैं। तो जो पूरा इटली है उसको आप रोम की सभ्यता के रूप में दिखा सकते हैं। मिस्र, मिस्र जो है वो जो दक्षिण अफ्रीका, ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर ये सारा का सारा, इसमें जो बिल्कुल चतुर्भुज है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप मिस्र की सभ्यता को दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है माया सभ्यता, जो मैक्सिको है, वहां पर माया सभ्यता को दिखाया जा सकता है। और एक है इंका की सभ्यता, इंका की सभ्यता को भी आप दिखा सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं 3 पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी है। सरस्वती सिंधु सभ्यता को वो विश्व के मानचित्र पर भी एग्जामिनर है, परीक्षक है, कहीं भी पूछ सकता है आपसे। तो ये 4-5 सभ्यताएं आप आसानी से कर सकते हैं। अगला जो मानचित्र है उसमें पूछा गया है इंग्लैंड के उपनिवेश पूछ सकता है। सेट के जो पेपर हुए हैं उसमें भी ये पूछा गया था, तो वास्तव में ये अलग से भी पूछा जा सकता है बोर्ड की परीक्षा में भी। तो इंग्लैंड के अगर 3 उपनिवेश हो, उपनिवेश का मतलब है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है और फिर अपने फायदे के लिए उसका शोषण करता है, तो उसको हम उपनिवेश कहते हैं। तो किसी जमाने में भारत भी इंग्लैंड का या ब्रिटेन का उपनिवेश था। इंग्लैंड के लोगों ने या अंग्रेजों ने इसको भारत का शोषण करने के लिए उसे अपना उपनिवेश बनाया था। तो इंग्लैंड के अगर उपनिवेश की बात करें तो हम 3 उपनिवेश दिखा सकते हैं। एक तो भारतीय दिखा सकते हैं क्योंकि भारत भी उनका उपनिवेश था। श्रीलंका भी उपनिवेश था, 1948 में ये देश स्वतंत्र हुआ। इसी प्रकार जो भारत के पास लगता है बर्मा, जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं, तो बर्मा को भी आप इंग्लैंड के उपनिवेश के रूप में दिखा सकते हैं। एक और मानचित्र है जो आ सकता है उसमें पेपर में, और वो है कि विश्व भारत पर विदेशी आक्रमण कब कब हुए, भारत पर विदेशी आक्रमण किन किन लोगों ने किए। पानीपत पूछ सकता है, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई हैं, तो पानीपत पूछ सकता है। पानीपत आप आसानी से बिल्कुल दिखा सकते हैं। 2 नंबर पर आप पानीपत को यहाँ पर दिखा सकते हैं, दिल्ली के पास बिल्कुल। एक तराइन, जिसको आजकल तरावड़ी कहते हैं, किसी जमाने में इसको तराइन कहते हैं, यहाँ भी 2 युद्ध हुए हैं तराइन। तो ये भी हरियाणा में एक जगह है, कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में, तो ये आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं तराइन। उसके बाद है एक जो है सोमनाथ का मंदिर पूछ सकता है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सोमनाथ का मंदिर जो था वो वास्तव में गुजरात में स्थित था और ये अपने धन वैभव के लिए जाना जाता था। मोहम्मद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया और इसको तोड़ दिया था। यहाँ जितना भी सोना चांदी धन दौलत था वो सब लूट कर इसको ले गया था। तो ये सोमनाथ का मंदिर पूछ सकता है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है। इसी प्रकार और जो है हमारे पास जो पूछा जा सकता है 4 नंबर पर है कालीकट। अब कालीकट जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये कालीकट सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कालीकट है कहां पर। कालीकट जो है ये 4 नंबर में आप देख रहे हैं, केरल में ये स्थित है। और
1498 में 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा, अगर आप जानते हो तो 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट पर पहुंचा था और यूरोप से भारत आने वाले या यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज उसने की थी। तो यहां पर वो सबसे पहले यूरोप से भारत कैसे पहुंचा जाए और जो वास्को डिगामा है वो सबसे पहले भारत के किस हिस्से पर आया था, वो कालीकट जगह है 1498 में। तो यूरोप से भारत आने वाले मार्ग की उसने खोज की थी, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है ये पूछा जा सकता है पांडिचेरी जो है वास्तव में 1674 में फ्रांस ने भारत के पौंडीचेरी नामक स्थान पर अपनी बस्तियां स्थापित की थी। तो पौंडीचेरी जो है वास्तव में वो तमिलनाडु में है, ये जगह है पौंडीचेरी। तो ये पौंडीचेरी भी पूछ सकता है कि फ्रांस ने अपनी बस्तियां कहां पर स्थापित की थी सबसे पहले, तो वो जगह जो है वो पांडिचेरी है, पौंडीचेरी जिसको हम कहते हैं। 1674 में तो उसने अपनी ये बस्ती स्थापित की थी। इसी प्रकार फ्रांस ने अपनी एक बस्ती स्थापित की थी 6 नंबर जो हमने दिखाया है आपको, ये जगह है माही पर भी उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित की थी। 1725 में मालाबार के तट पर स्थित माही के स्थान पर भी फ्रांस की बस्तियां स्थापित हुई थी। 2 स्थान पूछ सकता है कि फ्रांस ने अपनी बस्तियां कहां कहां स्थापित की, तो एक पौंडीचेरी आप दिखा सकते हैं और एक ये जो जगह है 6 नंबर पर हमने दिखा रखी केरल में माही नामक स्थान पर उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित की थी। एक गोवा भी हमने दिखाया गया है, गोवा जो है वास्तव में तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था और लंबे समय तक उनका अधिकार रहा, देश स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद भी इस पर गोवा पर उन्होंने अपना अधिकार बनाए रखा और करीब 1962 के लगभग जाकर गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत के किस भाग पर अधिकार किया था, तो वो जगह गोवा है। तो ये मेरे हिसाब से इतिहास का ये मानचित्र बनता है, ये मानचित्र हैं। तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। तो आप सभी बच्चे जो वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लें, कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, ताकि वो उसको अच्छी प्रकार से समझ सकें और परीक्षा में जो 7 नंबर का जो मैप आता है वो पूरे के पूरे नंबर आप उसमें ले सकें और एक अच्छे बढ़िया नंबर आप से पास हो सके। धन्यवाद।